बस बेटा एक मिनट, ये मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ एक मिनट। जी बेटा। बिस्मिल्लाह। जी, कंटेम्प्रेरी थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जी मेरी आवाज़ आ रही? काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा। ठीक है जी। थोड़ी सेटिंग का मसला था, आज पहला लेक्चर है ना, तो इस वजह से हो रहा था। अगर आवाज़ आ जी रही है तो सर, आ रही है आवाज। चलें जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। जी बेटा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जैसे कि मैंने बताया था, हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड अबाउट द स्ट्रक्चरलिज्म, राइट। आज इसका इंट्रो है। इसमें स्ट्रक्चरलिज्म वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन 1950s एंड 60s। ठीक है जी। तो ये 1950s और 60 की जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल एक मूवमेंट थी जिसे हम स्ट्रक्चरलिज्म का नाम देते थे। स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव्स इन यूनिवर्सल ट्रूथ। वो ये कहते थे कि लैंग्वेज इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। दे एम्फसाइज लॉजिकल एंड साइंटिफिक नेचर ऑफ इट्स रिजल्ट। तो वो ये समझते थे कि जैसे लैंग, पेरोल और इस तरह के कंसेप्ट हमें याद होगा, तो वो समझते थे कि हर जगह पे इक्वली अप्लाई होते हैं। कंसीडर डिस्क्रिप्टिव ऑफ प्रेजेंट। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ वो इस चीज़ों को मतलब जो है ना, वो समझते थे कि ये एक डिस्क्रिप्टिव फिनोमिना है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बाद में आने वाली एक मूवमेंट है। ठीक है जी। दे emerged इन फ्रांस ड्यूरिंग 1960s एज अ मूवमेंट क्रिटिकिंग स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है जी। तो ये क्रिटिक करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर, इन्होंने सारे नेगेटिव पॉइंट उठा के एक पूरा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना वो बना दिया। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ग्राउंडेड इन द कंसेप्ट ऑफ ओवर डिटर्मिनिज्म। ठीक है जी। इसके अंदर ये है कि ओवर डिटर्मिनिज्म जो है वो जो है ना, इसमें ज़्यादा किया गया है। तो थ्योरी इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम रियलिटी, नॉर रियलिटी इज सेपरेट, राइट। ये इनका बड़ा एक बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं कॉर्नर स्टोन है, ये है। थ्योरी इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम रियलिटी, नॉर रियलिटी इज सेपरेट। ठीक है जी। तो वो सेपरेट करते थे, ये कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी और रियलिटी का तल्लक बहुत ज़्यादा है फ्रॉम थ्योरी। ठीक है जी। तो पोस्ट स्ट्रक्चर इज डॉट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ कंक्रीट रियलिटी। तो ये वो कहते हैं कि कंक्रीट रियलिटी जो है वो मौजूद नहीं होती। आइडियाज रियलिटी डिपेंड अपॉन कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स। डिस्कोर्स वो है जो हम लैंग्वेज के जरिए बनाते हैं, ठीक? जो हम सीरीज ऑफ नैरेटिव के बाद बनाते हैं। ठीक है जी। तो आगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना, कि इनका क्या बेस है, क्या मतलब हिसाब है। ठीक है। इसमें अंदर कौन कौन से बड़े क्रिटिक्स हैं, ये भी सारे आएंगे। ठीक है जी। तो जैक्स डेरिडा एक जो है ना, उसने डीकंस्ट्रक्शन मतलब स्ट्रक्चरलिज्म को डीकंस्ट्रक्ट करके ही तो एक नई थ्योरी बनी है जिसका नाम डीकंस्ट्रक्शन है, या उसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कह दिया। तो ये सब आइडियाज इकट्ठे हो गए और इन्होंने पूरी जो है ना यूरोप के अंदर पूरा हमारे जो आर्टिस्टिक मूवमेंट्स थी इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो डोमिनेट किया। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट द नोशन ऑफ सिंगल ट्रूथ। ये मतलब ये कहते हैं कि सिंगल ट्रूथ कोई मौजूद नहीं है। एंड क्रिटिसाइज ग्रैंड थीरीज दैट क्लेम टू अनकवर ट्रूथ इंक्लूडिंग रिलीजन, सोशल साइंस एंड रियलिज्म। वो कहते हैं कि ये जो ग्रैंड थीरीज के ऊपर इन्होंने उनको भी चैलेंज कर दिया और इन्होंने ये कह दिया कि ये जो रिलीजन है या कोई सोशल साइंस है या कोई रियलिज्म है, ये कोई भी जो है ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ डिस्कवर नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो उसके अलावा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर रिलेटिविस्ट, बट दे आर्ग्यूड दैट इफ यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट इज अननोएबल, राइट। वो कहते हैं कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो हम उसको सब नहीं जान सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअलिज्म की तरफ आ रहे हैं। ये सोसाइटी से निकल के इंडिविजुअलिज्म की तरफ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल ट्रूथ एंड मीनिंग्स, राइट। वो कहता है कि ये देखें, हम लोग जैसे हर एक कल्चर है, हर एक पैरोल है, हर एक मतलब लैंग है, उसके अंदर उनके मुख्तलिफ कोड्स हैं। ठीक है जी। हमने मतलब पुकारना है मैन, तो इसका सिग्निफायर कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है। हम उर्दू में कहेंगे आदमी, तो हमें पता चलेगा एक आदमी को रेफर किया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इनके अंदर जो है ना ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो मीनिंग्स जो हैं वो एक जगह पे रुक जाते हैं आके। और इन्होंने एक थीरी दी है, मतलब उसका नाम डिफरेंस किया है। मतलब एक ऐसी जगह आती है जैसे हम डॉग है। ठीक है जी। तो डॉग जो है, एक हर इंडिविजुअल बंदे ने मुख्तलिफ किस्म के डॉग्स को देखा हुआ है।
ये सब एक यूनानिमस डिसीजन के ऊपर नहीं होंगे, यूनिफाइड बात नहीं कर रहे होंगे। तो इस वजह से जो है ना, उस डॉ का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए वो मीनिंग्स जो है ना डिफरेंस का शिकार हो गए। हम रुक गए कि हम मतलब कौन सा मीनिंग असल में एक्सर्ट करना चाहते हैं, जो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। वी लिव इन अ डिसेंटर्ड वर्ल्ड बट डू नॉट कैन नॉट नो वेयर वी आर। तो वो कहते हैं कि हम डिसेंटर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, कुछ सेंट्रलाइज नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए हम नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं और क्या चाहते हैं। तो वी से व्हाट इट रिलेट्स टू अस नॉट एट ऑल। ज़्यादातर हम मतलब रिलेटिवली वो बात करते हैं जो हमारे से रिलेट कर रही होती है। तो मतलब लेकिन वो सबसे रिलेट नहीं कर रही होती। जैसे कि एक गोरा जो है वो हमें मुसलमानों को मतलब टेररिस्ट कहेगा। वाई? बिकॉज दे आर लिविंग इन अ लिबरल कल्चर, राइट। बट जो मुसलमान है उसके लिए आप देखिए, जैसे आजकल मतलब जो है ना बड़ी आसान एग्जांपल हम एक्सर्ट कर सकते हैं, ये जो तौहीन रिसालत है, ठीक है जी। यहाँ पर उसको तौहीन रिसालत किया जा रहा है, ख़त्म नबूवत की बात कही जा रही है, और मतलब हमारी मोहब्बत जो उसको चैलेंज किया जा रहा है। वहाँ पर ये बात है रिलेटिवली कि वो कहते हैं इट्स अ फ्रीडम ऑफ आइडियाज, इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एनीबॉडी कैन टॉक वट एवर ही लाइक्स। सो इन दिस वे हमें पता चला कि मतलब जो है ना कोई यूनिवर्सल बात नहीं है, ठीक है जी। इसके अंदर सब जो है ना इंडिविजुअल जो है स्ट्रक्चर वो बन रहे हैं। तो ये देखा इस तरह रिलेटिवली मतलब हमारे लिए मीनिंग्स कुछ और निकल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो है ना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को चैलेंज किया गया है, उनको मतलब जो है ना तो डिग्रेड किया गया, जबकि वो ये कहते हैं कि नो नो इट्स जस्ट अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात है। वो कहते हैं कि मीनिंग्स जो हैं वो यूनानिमस नहीं होते, एक जगह पे हर बंदा उसको नहीं समझ रहा बल्कि रिलेटिवली समझ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए मीनिंग्स जो है वो वैसे नहीं होते जैसे हमारे पास आते हैं। तो post-structuralism accept the structuralist idea of universals in human thought as expressed on cultural phenomena। ठीक है जी, ये कहते हैं कि हर बंदे का अपना अपना कल्चर है, आप उस डिफरेंस को समझें, ठीक है जी। थ्रू बाइनरी अपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट। बाइनरी अपोजिशन किसे कहते हैं? जैसे डे है और उसको नाइट के साथ समझ सकते हैं हम, ठीक है जी। जब नाइट को समझना होगा तो हम डे को समझेंगे, ठीक है जी, उसकी बाइनरी है। फीमेल को समझना है तो पहले हम मेल को देख लेंगे, बॉय को समझना है तो गर्ल को देख लेंगे। इसी तरह मतलब हर चीज़ की एक बाइनरी अपोजिशन है, ठीक है जी। तो इसी तरह जैसे ब्लैक है कलर और वाइट है, तो वो वाइट जो है वो समझते हैं कि हम बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो यार लिबरल और लिबरल ह्यूमनिस्ट हैं हम। जबकि दूसरे लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम फंडामेंटल बात कर रहे हैं, भाई हमारे मतलब जो हरफ क्यों आए, ठीक है। तो ये मॉडर्निटी और इन चीज़ों का कंट्रास्ट इस थ्योरी में बहुत उम्दा तरीके के साथ बताया गया है। और ये 1960s के बाद आई है, ठीक है जी। इससे पहले जो थे ना वो मॉडर्न चीज़ें चल रही थी और स्ट्रक्चरलिज्म पे बेस कर रही थी। जो फर्डिनेंड डी सोशर ने जो बातें की थी उनके ऊपर बाद स्ट्रक्चर बनाए जा रहे होते थे। और बाइनरी अपोजिशन, तो ये बाइनरी अपोजिशन को भी ये चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें एक जो लाइन होती है वो लोगो सेंट्रिसिज्म की होती है कि मतलब को नो देयर इज नो सेंटर। वो कहते हैं जैसे गोरे जो है जब वो अपनी बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को सेंटर में मतलब खड़ा कर लेते हैं कि वी आर सेंटर एंड द अदर इज योर बाइनरी अपोजिट। तो एंड सब्सिक्वेंटली अप्लाइड एज अ पावर एंड relationships that are created in presence of polarizing forces। तो देखें ये मतलब जो है ना वो बता रहा है कि वो जिस तरह कैसे पावर को बाद में अप्लाई किया जाता है जो पोलराइजिंग फोर्सेस के साथ। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कल्चरल फिनोमेना आर फ्लूइड एंड फ्लक्स। इनके लिए हर चीज़ जो है वो मीनिंग्स जो है वो फ्लूइड है, ठीक है जी। कोई कंक्रीट मीनिंग नहीं है, कोई एक जगह पे कोई मतलब जो है ना वो ऐसा बात नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्लाइड। तो उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का क्लेम क्या है? हम स्ट्रक्चरलिज्म को ज़रा हमें रिवाइज करना पड़ेगा, बाद में इसका मैंने कंपैरिजन भी दिया हुआ है, वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उससे भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म emphasizes द रोल ऑफ नॉलेज इन अचीविंग एंड सस्टेनिंग पावर। ठीक है, इसमें रोल ऑफ नॉलेज, नॉलेज और पावर, इसमें मिशेल फोको जो है उसका भी मतलब क्लेम आएगा कि नॉलेज जो है वही सारा पावर को अचीव करने के लिए एक सस्टेनेबल सोर्स है। नॉलेज इज ऑलवेज सेंटर्ड, कॉन्टेक्चुअल, पार्शियल एंड फ्रेगमेंटरी, बट इज नेवर न्यूट्रल न्यूट्रल ठीक है जी। तो लेकिन इसको वो कहता है कि न्यूट्रल जो है ना नहीं कहा जाता, बल्कि नॉलेज को ही तो सारी बात है। देखिए जैसे गोरे जो थे, मतलब एडवर्ड सईद की एक बुक है उसके अंदर मतलब कल जो है ना पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया गया है।
तो उसने बताया कि ये कोलोनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई थी। ये जो गोरे थे पहले अराइव इन्होंने किया, पहले आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने नॉलेज हासिल किया, पहले विजिटर की सूरत में आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका सेकंड फेज आया, तो ये लोग जो गोरे थे इधर रहना शुरू हो गए ईस्ट में, ठीक है जी। ये वेस्ट और ईस्ट का कंट्रास्ट वो बताते हुए हमें ये सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि ये लोग जो हैं फिर उनका मतलब इधर के ये जब इनहेबिटेंट्स हो गए तो फिर इन्होंने अपनी बातें शुरू कर दी, तो इन्होंने मतलब कॉन्टेक्चुअल नॉलेज भी स्टार्ट कर लिया, पार्शियल नॉलेज भी गेन कर लिया और फ्रेगमेंट्री बातें भी शुरू कर दी। तो इससे फिर इन्होंने मतलब एक जो है ना हमारे बारे में लिखा कि जी मतलब जो मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम्स आर अरब्स आर, मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें इस तरह की हुई हैं ऐसी बुक्स में। तो ये एडवर्ड साइड को पढ़ने से वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जब उसके ऊपर हम थ्योरी अप्लाई करते हैं तो हमें सारी ये चीज़ें जो है ना वो पता चल जाता है। फिर उसके बाद फॉर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म टू अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है इसको समझ लें तो हमें स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की समझ आ जाती है। दैट प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जैसे वो ये लैंग और पैरोल से बात मिलती जुलती है कि देखिए हर मतलब जो ओवरऑल एक्सप्रेशन होता है उसको समझने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी जो एक्सप्रेशन है उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे लैंग है तो ओवरऑल सिस्टम ऑफ थॉट और लैंग्वेज है, और जो पैरोल है इट्स अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके के साथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एम्फसाइजेस हिस्ट्री टू एनालाइज द डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स। तो ये इस तरह हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं कि किस तरह मतलब जो है ना क्या क्या चीज़ें होती रही, उनको कॉन्टेक्चुअल और उनके पार्शियल और उनके फ्रेगमेंट्री चीज़ों में रख के तो ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो ये मिशेल फूको ने किया हुआ है, हमने आगे इसको किया मतलब उसको देखेंगे जब इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसके बेसिक राइटर्स कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या उनके क्लेम है। तो पहले हमें इनकी तरफ थीरीज को समझना होगा। तो उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है जी। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल एक थ्योरी है, ठीक है। जो एंथ्रोपोलॉजिकल किसे कहते हैं जी, जो इंसानों पे बेस कर रही हो, ठीक है। इंटरप्रेट्स वेज थ्रू विच पावर इज एक्सप्रेस्ड इन सोसाइटीज एंड कल्चर बाय सेंटर ऑन द नोशन दैट पावर इज रिलेशनल, ठीक है। ये देखें कि मतलब वो हमेशा पावर को इस तरह एक्सप्रेस करती है हमारी सोसाइटी और कल्चर के ऊपर अप्लाई करते हुए कि जो पावर जो है वो एक रिलेशनल चीज़ है, क्योंकि पावर जो है डोमिनेट करती है, ठीक है जी। हमेशा पावर जो है सोसाइटी के पास किसी न किसी सूरत में रहती है। मतलब देखें हर जगह पे ऐसा मौजूद है। जैसे वेस्ट में कोशिश की जाती है साइड लाइन करने की, बाइनरी अपोजिट बनाने की, ठीक है जी, कि मतलब हम वाइट्स हैं, द अदर्स आर ब्राउन्स और ब्लैक्स। सिमिलरली हमारे यहाँ देखें हमारी जो सोसाइटीज़ है यहाँ पर भी अभी तक भी जात पात का सिलसिला है, ठीक है जी। तो ये हम भी कोशिश करते हैं कि जी किसी को डिग्रेड करेंगे, ये तो मतलब कास्ट इसकी अच्छी नहीं है, ये तो एक मैनुअल लेबरर है और इस तरह की मतलब बातें जो है। तो वो रिलेशनल जो है ना वो पावर को कहते हैं कहीं ना कहीं जरूर एक्सरसाइज करती रहती है। तो पावर के साथ मतलब जो है ना वो उसका पार्शियल रोल जो है उसको समझ लिया जाए तो एक बहुत समझ आ जाती है। तो दे वर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पावर। तो उन्होंने जितने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं इन्होंने सोसाइटी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक सोशल, ठीक है जी, इकोनॉमिक माशी सोशल समाजी पॉलिटिकल जो है ना मतलब सियासी एस्पेक्ट्स ऑफ पावर, तो पावर को हर तरह से एनालाइज करते हैं एंड देन जो है ना उसका रोल कंटेक्चुअल रोल और पार्शियल रोल जो है ना उसको अप्लाई करते हुए ये लोग जो हैं वो उस अपनी एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट आए, सोशल इंस्टीट्यूशन आर नथिंग बट टेक्स्ट एंड लैंग्वेज। पता है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ये हमेशा ऐसे समझते हैं कि ये हमारे टेक्स्ट हैं, इनको हमने पढ़ना है और ये एक लैंग्वेज है, ये इन्हीं के अंदर से एक मतलब जो इनके एक्सप्रेशन हैं अगर इन्हीं को समझ लिया जाए तो हमें पावर और जो है नॉलेज का नेक्सस जो है उसको ईजिली समझा जा सकता है। तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएटेड बाई वेस्टर्न डोमिनेंट क्लास, लो लेवल लैंग्वेज या प्राइमरी मीनिंग्स, ब्लैक इज अ कलर, ठीक है जी, ब्लैक इज अ ब्लैक एंड दे आर डिग्रेडेड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था। तो सेकेंडरी मीनिंग्स जो है ना साइन ऑफ सैडनेस, तो उसमें क्या मीनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है जी, तो मतलब रिबिलियंस, तो मतलब जो हम लोग जब दूसरों को डिग्रेड करेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने अभी तौहीन सारा बड़े इजीली तो कल्चरल जो है ना वो बात की, ठीक है जी। तो वो हमने, ठीक है जी, तो कल्चरल बात की तो वो इजीली हम जो है उसको समझ सकते हैं कि किस तरह मतलब इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका सिस्टमेटिक रोल्स के साथ क्या ताल्लुक होता है। हम लोग कैसे हमेशा दूसरे को जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और वो मतलब है उनके लिए कुछ और मीनिंग होते हैं, हमारे लिए कुछ और मीनिंग होते हैं। तो इस तरीके के साथ ये चीज़ है ना, तो पावर इज एम्बेडेड इन लैंग्वेज। दूसरी बड़ा इनका क्लेम ये है कि जो पावर होती है वो लैंग्वेज के अंदर जो है ना एक एम्बेडेड हुई हुई है, ठीक है जी।
तो वो मतलब लैंग्वेज का बहुत अलग है। लैंग्वेज क्रिएट डिस्क्रिपेंसी सर्टन ऑर्डर। तो लैंग्वेज के अंदर बहुत सारा रूम है कि वो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज जो कमियां हैं और सर्टन ऑर्डर जो है वो बिल्डअप करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साथ, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो मेजर वर्क है, जो मैंने अभी नाम भी ले रहा था, मिशेल फोको। 1926 में इसकी बर्थ हुई है, 1984 तक ये बड़ा राइटर है। ठीक है, इसने पावर और नॉलेज के नेक्सस को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर बहुत वर्क किया है। जैक्स डेरिडा, ठीक है जी, ही वॉज बोर्न इन 1930 एंड डाइड इन 2004 में इसकी डेथ हुई है। उसके बाद रोलैंड बार्थ्स है, ठीक है जी, तो इसने भी 1915 के अंदर इसकी पैदाइश हुई है और 1980 के अंदर इसकी डेथ हुई है। उसके बाद जेन बोडिलॉट, ठीक है जी, ये ज़्यादातर ये फ्रेंच ही हैं। ठीक है, ये फ्रेंच जो है ना स्ट्रक्चर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को डिकोड किया। और स्विस जो था फर्डिनेंड डी सैशोर, उसकी बातों को डीक्लेम किया। इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि कोई लैंग्वेज जो है वो कोई कंक्रीट मीनिंग्स दे रही हो। ठीक है जी, लैंग्वेज के अंदर हमेशा रिलेटिव मीनिंग्स होते हैं। अगर अगर हमको कॉन्टेक्स्ट, ये वही वाली बातें जो इनके मेन क्लेम्स हैं कि हम इनके अगर रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट को समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम आगे उनके वर्क्स को समझ लें। ठीक है जी, आगे हम इन राइटर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैक्स डेरिडा वॉज अ फ्रेंच, जैसे मैंने बताया था कि दिस थ्योरी इज ऑलमोस्ट डोमिनेटेड बाय द फ्रेंच क्रिटिक्स, फ्रेंच राइटर्स। तो जियोश फिलोसफर फ्रॉम अल्जेरिया, तो अल्जेरिया जो है ना इनका अंडर एक आती है मुल्क, वहाँ से ये एक यहूदी है जो जैक्स डेरिडा है। इसका डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी बहुत मशहूर है। ही डेवलप्ड अ क्रिटिकल थ्योरी कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन है ये लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी है, तो लैंग्वेज के मीनिंग्स जो है ना वो हमेशा आर्बिट्रेरी होते हैं। तो उसी को इसने पकड़ा और इसने फिर एक पूरी थ्योरी बना दी कि लैंग्वेज के सारे मीनिंग्स को डिकंस्ट्रक्ट किया। जैसे मैंने पहले शो में भी एक एग्जांपल दी थी कि जैसे डॉग, तो कहते हैं कोई मीनिंग नहीं है इसके। ठीक है, क्योंकि जो डॉग है उसके मीनिंग को समझने के लिए कोई बंदा एक हथनी कोई राय नहीं कायम कर सकता, क्योंकि जितने इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह से मतलब चीज़ों को सोचा। ठीक है जी, हर एक जहन में, किसी के जहन में कोई स्मॉल डॉग आया होगा, किसी के जहन में रेड डॉग आया होगा, किसी के जहन में येलो डॉग आया होगा। तो इसलिए वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तमाम रिलेटिव हैं। उसके बाद जी दैट इज एसोसिएटेड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो इसकी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है वो हमेशा जो है ना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ ये अटैच है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 40 पब्लिश बुक्स एज वेल एज मैनी आर्टिकल्स एंड स्पीचेस। तो ये वो मेजर क्रिटिक है, इसने तकरीबन तकरीबन 40 बुक्स से भी ज़्यादा जो है ना वो बुक्स को पब्लिश किया, और इसी तरह आर्टिकल्स भी लिखे और स्पीचेस भी की। मुख्तलिफ जगह पे जाके यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स ने फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चन वगैरह भी किए, और ये सारा इसने उन तमाम चीज़ों को अकोमोडेट किया और लोगों को बताया। ठीक है जी, तो ही इज़ नोन एज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फिलोसफर ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसलिए इसको एक डिफ़िकल्ट फिलोसफर कहा जाता है। ठीक है जी, पूरी 20th सेंचुरी में इसका मतलब क्योंकि ज़ाहिर है एक बात को जब आपने रिबट करना है, रिजेक्ट करना है विद लॉजिकल आइडियाज़, तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द रीडर्स माइंड। तो डेफिनेटली ये जो इसका रीडरशिप थी और ये इसके ऊपर जो मतलब लोगों का फ्यूरी थी और वो मतलब एक सरप्राइज था, दैट वाज आल्सो जो ना नोट वर्दी। डेरिडा इज नोन एज द फादर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैंने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्रिएट ही इसने की है, तो इसलिए इसको फादर कहा जाएगा क्योंकि इज अ फाउंडर। तो ये अटैक्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रीजन। उसने कहा कि देयर इज नो रीजन, जो हम कहते हैं ना हम लोग बहुत अक्लमंद हैं और ये चीज़ें, इसने बिल्कुल भी जो है ना इसने कहा है कि बहुत जो है ना इसकी वैल्यूज इतनी ज़्यादा नहीं मौजूद हैं। तो ग्रामेटोलॉजी इसकी एक बुक है, उसके अंदर इसने द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिस्टम, सिस्टम को अगर हम करेक्टली देखें, ठीक है, साइंटिफिकली देखें, विदाउट एनी बायस देखें, तो वी कैन गो थ्रू सर्टन आइडियाज, राइट जी। तो आइडिया बिहाइंड द डिकंस्ट्रक्शन इज, ये इसका मोटिव है। Idea behind the deconstruction is to reconstruct the working of strong nation states with power, full immigration policies, etc. ठीक है, तो इस तरीके के साथ ये इसका बेसिक मोटिव है। तो जैक्स डेरिडा जो था ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ? By Heidegger and Nietzsche. Derrida accepts the structure idea that meaning lies in difference, but adds ideas that meaning also differ. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंस का बताया था कि मतलब हमारे जहन में मुख्तलिफ मुख्तलिफ हर इंडिविजुअल के मतलब एक सिस्टम है,
अगर हम उसके अंदर समझते हैं तो हम उस सिस्टम को मतलब जो है इंडिविजुअल लेवल पे जब पेरोल की तरफ आएगी बात, ठीक है जी, जो मतलब जो है जब ज़्यादा लोगों की तरफ से थोड़े लोगों की तरफ आएगी, देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। मतलब कि टेक्स्ट के अंदर मीनिंग मौजूद होते हैं, बट इट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटिव। वो मेरे लिए कुछ और मीनिंग्स होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे। तो इसलिए के साथ, क्योंकि यही वाली बात आपको समझ होगा, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का भी यही क्लेम है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में भी यही बात है कि मतलब जो हमारे मीनिंग्स होते हैं वो अल्टीमेट नहीं होते, ठीक है जी। मीनिंग्स जो होते हैं वो रीडर ने बनाने होते हैं, और जो राइटर था उसका कंटेक्स्ट कुछ और था, रीडर का कंटेक्स्ट कुछ और है। तो इसलिए रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का मतलब रीडर ने जो रिस्पॉन्स किया उस टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट इटसेल्फ होल्ड मीनिंग्स, ठीक है जी। तो जो है ना इस तरीके के साथ हम इस चीज़ को, उसके बाद इसका एक बड़ा कंसेप्ट है लोगोसेंट्रिसिज्म, ठीक है जी। नॉलेज इज प्रेजेंटेड बाय वेस्टर्न पीपल कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल नॉलेज। तो ये समझते हैं ना वेस्टर्न पीपल, जो समझते हैं कि हम लोग जो हैं वी आर द फाउंडर्स, वी डेवलप्ड, वी इवॉल्व जो है ना अर्लियर। तो मतलब ये समझते हैं ना उस थ्योरी को, डार्विन की थ्योरी को, ठीक है जी। डार्विन की थ्योरी को ये ट्रूथ समझते हैं, और ये कहते हैं कि मतलब इंसान पहले एक मंकी था और एप था, और हम लोग जो थे मतलब जो है ना हम लोग सिविलाइज्ड हैं, और जितने बाकी सारे लोग हैं ब्राउन्स और ब्लैक्स उनको कंपैरिजन करते हैं एप के साथ, ठीक है जी। और वो कहते हैं देखें इनकी कितनी मुशाबियत है, हम लोग तो सिविलाइज हो चुके हैं, तो इसलिए हमने सारा नॉलेज प्रोड्यूस किया, हमने सारी पावर प्रोड्यूस किया। तो उस नॉलेज को ये पावर यूज करते हुए फिर हम लोगों के ऊपर डोमिनेट करते हैं। दे प्रोड्यूस द आइडिया, दिस वन इज ब्यूटीफुल, दिस वन इज स्टैंडर्ड। तो कहते हैं कि उन लोगों ने फिर ये लोगोसेंट्रिसिज्म है कि जब मैं ये कहूँ कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ नहीं ठीक है, तो इट मीन्स कि मैं अपने मीनिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आपके मीनिंग्स नहीं हो भी सकते। तो इसलिए ये लोगोसेंट्रिसिज्म कि जब राइटर एक बीच में आके एक नैरेटिव के अंदर वो ये बातें बताए कि ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें नहीं ठीक हैं, तो इट मीन्स कि व्हाट इज दिस, कि मतलब वो एक अपने आप को सेंटर में रख रहा है, ठीक है जी। और जो नहीं ठीक वो जा रहा है बाइनरी अपोजिशन में लेके, जो दूसरी साइड पे लेके जा रहा है। तो इसका राइटर इज ऑफ द व्यू इट इज नॉट यूनिवर्सल वन। तो इस तरह मतलब है ना ये वो भी कहता है ये यूनिवर्सल बात नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि ये तो आपने फिर इंडिविजुअल बात कर दी। इस तरीके से ये जो है ना एक जैक्स डेरिडा का ये कंसेप्ट है लोगोसेंट्रिसिज्म, उसको उसने फर्दर जो है ना वो किया है जो है ना डिकोड। दिस साइंटिफिक अप्रोच हैज नथिंग टू नो अबाउट लॉजिक बट इट रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न डोमिनेंस। देख लेंगे तो ये कह रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट वेस्टर्न डोमिनेंस है, कि वो ये हमें बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। मतलब जैसे वो ये कहें कि जी जो है ना लिबरल स्पीच जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक लिमिट है, ठीक है। जैसे अल्लाह ना करे तोबा नाउजुबिल्लाह, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका के अंदर एक बंदे ने कुरान मजीद के नुस्खे को 2 दफ़ा चलाया, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक इंतहा हो गई है, ठीक है जी। कि वो लोग जो है ना इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं कोई मसला नहीं, ये इट्स ऑल अबाउट जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो देयर इज नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो वो ये भी बताता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं होती नॉलेज की, ओनली यार्ड स्टिक ऑफ ब्यूटी इज प्रेजेंटेड बाई वेस्टर्न पीपल। कि मतलब हमारे लिए मतलब इक्वालिटी कुछ नहीं है, यार्ड स्टिक जो है उन्होंने बताना है, ठीक है जी। जैसे वो हमें ये कह देंगे कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, व्हाट इज दिस, कि क्या है। अगर वो इस चीज़ को कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट को समझें, तो हमारे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मतलब लिबरल भी होते हैं, तो वो इस चीज़ को समझने से कासर हो जाते हैं। तो लोगो सेंट्रिसिज्म का मतलब ये देखें, लोगो का मतलब क्या होता है नॉलेज, और सेंट्रिसिज्म का क्या मतलब होता है सेंटर। तो मतलब वो हमारे उस नॉलेज को जो उन्होंने नॉलेज हासिल कर लिया उसकी वजह से अपने आप को सेंटर में रख के तो हमें ओपिनियन देते हैं कि ये सही है और ये नहीं सही, ठीक है जी। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया, why people accept logocentrism, it is so called reality where knowledge is based on logic। तो वो कहता है कि ये सिर्फ इसलिए कि उनके जो नॉलेज होता है वो जरा लोगो के ऊपर, या लोगो उसने बताया था ना पिछली स्लाइड में, तो लोगो लॉजिक से अब निकलता है। तो दिस इज ओनली अल्टीमेट नॉलेज। तो यही वो समझते हैं कि जो हमारा पावर का यही सोर्स है। तो वाई विल डिफाइन व्हाट इज रीजन लॉजिक। तो वो कहता है कि हु विल डिफाइन, हाँ ये मतलब ये कौन डिफाइन करेगा, वेस्टर्न करेंगे कि मतलब लॉजिक क्या है रीजन क्या है। तो कहता है ये तो हर बंदे की अपनी अपनी है। तो यही बात जो है ना हमें उन्होंने मतलब जो है ना वो एक्सप्लॉइट करते हैं फिर, कि हमें देखें वो इस तरह का क्यूरिकुलम देते हैं कि ये चीज़ें पढ़ाएं, ये चीज़ें ना पढ़ाएं। वेस्टर्न पीपल डिफाइन इट एंड सेट देयर नॉलेज इज यूनिवर्सल वन। वो समझते हैं कि जो हमने अचीव कर लिया है, जो हमने गेन कर लिया है, दैट इज अल्टीमेट। तो वाई रीजन इज पावर ऑफ योर माइंड टू थिंक ऑन अ लॉजिकल वे। जबकि रीजन का तो मकसद ही कुछ और है। वो तो हम जब हम लॉजिकल वे में सोचें देखें तो फिर मतलब, एंड इन एवरी सोसाइटी पैटर्न ऑफ रीजन इज डिफरेंट।
तो डेफिनेटली जैसे हर सोसाइटी में एक जो है ना डिफरेंट एक पैरामीटर चल रहा होता है, ठीक है। सो दिस रैशनैलिटी इज आल्सो वेस्टर्न डोमिनेंस। ये जो रैशनैलिटी है ये भी एक जो है ना वेस्टर्न डोमिनेंस का एक मुंह बोलता सबूत है। डेरिडा चैलेंज दैट रीजन। डेरिडा ने कहा कि ये जो रीजन है दैट इज चैलेंजेबल बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट ऑल फॉर ऑल रिलेटिव। तो देयर इज नो यूनिवर्सल रीजन। कोई यूनिवर्सल रीजन नहीं है। वो समझते हैं कि हमारी जो रीजन है दैट इज यूनिवर्सल, तो कहता है कि दैट इज अ चैलेंजेबल जो है ना फिनोमिना। So we should not follow intellectual authority as purpose of these authority is to access to power, resources and dominance over other। तो कहते हैं कि हम इसको चैलेंज करना चाहिए, ये बिल्कुल भी जो है ना। तो आगे फर्दर लोगोसेंट्रिसिज्म जो है ना, आज इसकी ये लास्ट स्लाइड, इसके बाद हम कल से इंशाल्लाह डीकंस्ट्रक्शन को भी करेंगे, इसके बेसिक्स को भी और फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो टाइम जो है वो 4 एंड कुछ थोड़े मिनट्स रह गए, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है ना रिटर्न में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप मुझे इधर से भी पूछ सकते हैं। तो उसके अलावा लोगो सेंट्रिसिज्म की ये लास्ट स्लाइड है, ये पढ़ लेते हैं। बाकी जो है सब्जेक्ट्स हम इंशाल्लाह इसको फर्दर कल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बेसिक्स को फर्दर हम करेंगे एक्सप्लोर। डेरिडा इज ऑफ द व्यू दैट टेक्स्ट इज अनस्टेबल, क्योंकि वो कहता है कि कोई स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग्स नहीं है ना टेक्स्ट में। मीनिंग भी अटैच विद इट इज आल्सो चैलेंजेबल, क्योंकि जो मीनिंग्स हम अटैच कर रहे हैं दैट इज रिलेटिव टू अदर्स, उनके लिए चैलेंजेबल है। बेसिक पर्पज इज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इंटरनल मीनिंग्स। वो कहता है कि बेसिक पर्पज हमारा ये होना चाहिए कि टेक्स्ट मीनिंग्स कौन से दे। टेक्स्ट मीन्स व्हाट इज मीन्स मीनिंग बाय टेक्स्ट। जो भी मतलब जैसे नॉवल लिखा जाता है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो एक टेक्सचर की सूरत में लिखा जाता है। उसमें आइडियाज, उसमें इमोशंस, उसमें रीजन सारा कुछ शामिल होता है। एवरी मीनिंग हैज अ स्ट्रेटजम ड्यू टू सप्रेशन एंड रिप्रेशन, ठीक है जी। तो ये वगैरह के रिप्रेशन और सप्रेशन की वजह से इनके अंदर ये चीजें मौजूद। रैशनैलिटी, रीजन, ऑल शुड बी डिस्ट्रॉयड, देन वी विल कम टू नो द हायरार्की। तो कहता है कि जब इन चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द हायरार्की, क्या चीज ऊपर है क्या नीचे है। पावर इज यूज्ड हियर, यू इंटेंशनली सप्रेस पीपल थिंकिंग। तो कहता है कि जब हम इस तरह की पावर यूज करते हैं कि नहीं ये ठीक है ये नहीं ठीक है, तो इट मीन्स कि यू आर इंटेंशनली सप्रेसिंग द पावर्स ऑफ अदर्स। दे डिड नॉट अलाउ पीपल टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो वो हम उनको जस्ट उनको एक जगह पे कैद कर रहे हैं, ठीक है जी। तो टेक्स्ट कंटेन्स सीवरल फैक्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स। तो इस तरीके के साथ टेक्स्ट जो है वो हमारे साथ जो है ना बहुत सारे जो है ना सीवरल और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स हो रहे होते हैं उसके अंदर। जब हम उसको नहीं समझ पाएंगे उसके जो कॉन्टेक्चुअल चीज़ों को, तो डेफिनेटली हम तो कोई मीनिंग्स नहीं बना सकेंगे। थ्रू डिकंस्ट्रक्शन वी कैन ब्रॉड मीनिंग्स टू द टेक्स्ट। मतलब डिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जब हम चीज़ों को डिकोड करेंगे अपने अपने मीनिंग्स के मुताबिक वो एक्सर्ट करेंगे, देयर इज रिप्रेशन एंड सप्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ पीपल। डेफिनेटली अ पर्सन कैन नॉट थिंक आउटसाइड अ बॉक्स, दैट इज वाई पैराडाइम बाइंड हिम टू रिमेन इन इट। जब हम वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकते, तो हमें वो जो पैराडाइम वो बता रहे हैं पावर के साथ जो बना के लिंक करके, तो वो डेफिनेटली हम फिर उससे बाहर जा ही नहीं सकेंगे। तो वो तो लेगोसेंट्रिसिज्म हो गई ना, कि मतलब जो इसका मतलब हुआ कि वो हमें मतलब जो है ना जो राइटर है वो अपनी ही बातें बताना चाहता है और वो अपनी तरह ही बताना चाहता है, ठीक है जी। तो राइटर इज ऑफ द व्यू वंस वी डिकंस्ट्रक्ट द टेक्स्ट वी विल कम टू नो द डिस्क्रिपेंसी। मतलब ये डिस्क्रिपेंसी जब तब हम कर सकते हैं जब हम चीज़ों को डिकंस्ट्रक्ट करें। तो इनसाइड एवरी टेक्स्ट देयर इज अ मिस्ट्री, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो हर टेक्स्ट के अंदर एक ऐसी मिस्ट्री मौजूद होती है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक हो गया जी। तो आज हमने क्या पढ़ा उसको मैं फिर जो है ना रिव्यू कर देता हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का हमने डिफरेंस। स्ट्रक्चरलिज्म के अगर हम मेन आइडियाज हमारे सामने आ जाएं तो हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर उसने ये बताया कि पावर को जो है वो हम पावर और उसके कंटेक्चुअल मीनिंग्स को समझेंगे तो हमें पावर और उसका जो है ना लोगोसेंट्रिसिज्म का समझ आ जाएगा। अदरवाइज हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर सकते। और इसमें जैक्स डेरिडा ने आज लोगोसेंट्रिसिज्म के हमें बारे में हमें बताया। इसी तरह दूसरे क्रिटिक्स को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप कर लें, 1.5 मिनट्स रह गए, ठीक है जी बेटा। एनी क्वेश्चन ऑन योर पार्ट। और दूसरा जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि प्लीज़ वो ना स्क्रीनशॉट लेके जितने भी बच्चे प्रेजेंट होंगे उनका स्क्रीनशॉट मुझे इधर शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आज के अटेंडेंस जो है ना वो मार्क कर लूँ। तो ऑलमोस्ट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड इट इज़ लेस देन 1 मिनट। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो आज हमने क्या चीज़ पढ़ी जी, लोगोसेंट्रिसिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म। तो इसमें बेटा जो भी कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप कर सकते हैं, ठीक है जी।
और ये एक मैंने बताया था पोस्ट मॉडर्न जो है ना, ये थ्योरी है। मॉडर्न एज जो है वो तकरीबन वर्ल्ड वार वन के बाद स्टार्ट होती है और वर्ल्ड वार टू तक चलती है, ठीक है जी। और ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है तकरीबन इसके बाद होती है स्टार्ट।